तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट स्टार्ट करना वेव ऑप्टिक्स में। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मतलब आप समझ लो कि वेव ऑप्टिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का आगाज होगा आज से, यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जो भी क्वेश्चन आएंगे इस पोर्शन से बहुत ज्यादा। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के पहले हम लोग क्या क्या पढ़े, एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन कर ले। तो हम लोग वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट किए थे, उस समय हाइगेन्स प्रिंसिपल पढ़े, वेवफ्रंट पढ़े, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़े, कोहेरेंट सोर्स पढ़े, हाइगेन्स प्रिंसिपल से रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का लॉज हमने प्रूव किया। अब देखो यहां से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का कहानी शुरू होता है, ठीक है। अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको 1 घंटा लगेगा पूरा समझने में, कम से कम बेसिक आइडियाज क्या है, क्योंकि इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे यंग्स का एक्सपेरिमेंट, वहां से बेसिक बात समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होगा, इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, और अब जो इसमें मैथमेटिकल क्वेश्चन मिलेगा वहां से वेव ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलने वाला है। तो वेव ऑप्टिक्स में जो न्यूमेरिकल्स का पोर्शन है अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से शुरू होगा, ठीक है। तो देखो लास्ट क्लास में एक बात समझो, क्या क्या था कोहेरेंट सोर्स। क्या था कोहेरेंट सोर्स जी, किसी को याद है? ध्यान में, कोहेरेंट सोर्स ये था कि 2 सोर्स ऑफ लाइट को कोहेरेंट बोलेंगे अगर वो इमिट्स करेगा लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम फेज और हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। और सुपरपोजिशन किस तरीके का होता है? 2 टाइप्स का। कौन कौन? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव। अब बात करें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या बात करें? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में एक लाइन का हम पहले डिफिनेशन लिखते, फिर उसको तोड़ के समझते कि आखिर ये कह क्या रहा, फिर धीरे धीरे बात समझ में आएगा हमको, ठीक है। देखो एक लाइन लिखते फिर समझाएंगे, वो क्या है हम बता रहे हैं। द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ light energy, the phenomenon of redistribution of light energy, phenomenon of redistribution of light energy due to superposition of two waves, emitted by two coherent sources, देखो ध्यान, it's called interference of light, देखिए, ठीक है। अब जरा इस लाइन को हम लोग समझते हैं क्या लिखे सर। हम बोले द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी से क्या समझ में आ रहा कि लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा, मतलब लाइट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा, मतलब कुछ बंट रहा, लाइट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा, ऐसा बढ़ते हुए जा रहा, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा लाइट एनर्जी का, ठीक है। किसके कारण हो रहा? वो डिस्ट्रीब्यूशन किसके कारण हो रहा बताओ? ड्यू टू क्या? सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, मतलब 2 वेव के सुपरपोजिशन होने के कारण हो रहा, 2 वेव्स के सुपरपोजिशन होने के कारण हो रहा। इमिटेड फ्रॉम, कहां से इमिट कर रहा? 2 कोहेरेंट सोर्सेस, यानी 2 कोहेरेंट सोर्स से जो वेव निकल रहा उसका सुपरपोजिशन हो रहा, और उसके सुपरपोजिशन से लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा। मतलब आप समझो, अगर आपको सुपरपोजिशन वर्ड नहीं पता हो, आपको कोहेरेंट सोर्स नहीं पता हो, तो आप इंटरफेरेंस समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। लेकिन आपको दोनों पता है, लास्ट क्लास में सब बात हो चुका। एक बार फिर से बोलते, क्या बोले? द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन किसके कारण? ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, कहां से? फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्सेस। 2 कोहेरेंट सोर्स से जो वेव होगा उसका सुपरपोजिशन होगा, और उसके बाद लाइट एनर्जी का ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होगा कि जिस लाइट का सुपरपोजिशन होगा उस लाइट का इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा। देखो क्या बोल रहे लाइन, जिस लाइट का सुपरपोजिशन होगा, किसका सुपरपोजिशन होगा? जो कोहेरेंट सोर्स से निकलेगा।
कोहेरेंट सोर्स से निकले हुए लाइट का जब सुपरपोजिशन होगा, सुपरपोजिशन मतलब लाइट जब मर्ज करेगा, तो उसमें लाइट का इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा। कहीं लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा और कहीं लाइट का इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगा। एट सर्टेन पॉइंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम्स मैक्सिमम एंड एट अदर पॉइंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम्स मिनिमम। मतलब लाइट का इंटेंसिटी कहीं बहुत ज्यादा होगा और कहीं क्या होगा, बहुत कम होगा। कहीं बहुत ब्राइटनेस होगा, कहीं बहुत डार्कनेस होगा। यानी अल्टरनेट ब्राइटनेस और डार्कनेस, ब्राइटनेस और डार्कनेस, इस तरह से बात होगा। तो इसको हम बोलेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मतलब आप अगर ग्रीन लाइट को भेज रहे हैं और ग्रीन लाइट का सुपरपोजिशन करवा, कहीं बहुत ज्यादा ग्रीन होगा, कहीं एकदम डार्क होगा। रेड लाइट को भेजे तो बहुत लाइट होगा, ज्यादा होगा रेड, फिर कम हो जाएगा डार्क। मतलब कहीं ब्राइटनेस डार्कनेस, ब्राइटनेस डार्कनेस ऐसा होगा, एक जैसा नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। मतलब लाइट एनर्जी का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। बोले सर यूनिफॉर्मली नहीं होगा तो फायदा क्या? बहुत सारा फायदा। ये समझाने के लिए यंग्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1801 या 2 में, 1801 से 2। यंग्स नाम का एक साइंटिस्ट था, थॉमस यंग्स, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से समझ में आया कि ये क्या बताना चाह रहा। मतलब समझ लो ना कि कलर, आज जो हम कलर टेलीविजन का बात करते हैं, कलर टीवी देखते, कलरफुल, ये इस यंग्स के एक्सपेरिमेंट के कारण ही देखते हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंट नहीं आया होता तो अभी भी ब्लैक एंड व्हाइट ही दुनिया होता। आ रही बात समझ में? कहीं बहुत ज्यादा लाइट फोकस कर देना, कहीं बहुत कम करना, कहीं ज्यादा लाइट करना, कहीं कम करना, ये जो काम करना है ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पर बेस्ड है। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो इस तरह से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब ये हुआ, है ना। तो पहले डिफिनेशन लिखते हैं, फिर यंग्स का एक्सपेरिमेंट। अभी क्या बोले हम, एक बार फिर समझो कि जब लाइट सुपर इंपोज करेगा तो उसका इंटेंसिटी क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। नोट करो तो एक लाइन ये, when two sources of light, when two sources of light emitting waves of same frequency, emitting waves of same frequency or wavelength and same phase or constant phase difference, constant phase difference superimpose, superimpose मतलब सुपरपोजिशन होगा। The intensity of light does not remains uniform, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, बोलेंगे एट सर्टेन पॉइंट, at certain point intensity of light becomes maximum and at other point and at other certain point intensity of light becomes minimum, है ना। कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, है ना। दिस इज ड्यू टू, या बोल सकते हैं डेट इज
that is light energy is redistributed. Light energy is redistributed. Light energy is redistributed, and this is due to, and this is the interference of light. और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यही है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कि लाइट का इंटेंसिटी कहीं बढ़ जाएगा, कहीं घट जाएगा। ठीक है, अब कहां बढ़ेगा कहां घटेगा अभी एक एक्सपेरिमेंट करके हम बताते हैं। देखो, इसके बाद अब आपको ये जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम मिनिमम हो रहा, इसका एक्सपेरिमेंट सबसे पहले यंग्स ने किया। थॉमस यंग्स ने 1801 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और इसको YDAC के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन YDAC एक्सपेरिमेंट से ठीक पहले आपको एक बात और बताना, ठीक है, उसके बाद हम लोग YDAC एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस टॉपिक को डील करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब आप वेव के बारे में तो जानते ही हैं। देखो, ये वो बात है ना, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। किसके बीच का रिलेशन? फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच का रिलेशन क्या है, ध्यान देना। अब मान लो यहां से हम एक वेव का प्रोपगेशन करवा रहे हैं, यहां समझना ऐसे जाके ये आ गया, ऐसे ये टाइम टी के साथ। ठीक है, हम किसके बीच का रिलेशन कर रहे हैं, ध्यान देना, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। देखो, फेज का मतलब यहाँ एंगल से होगा। अब आप बताइए, यहां से यहां जाने के बाद पाई का एंगल बनेगा, यहां से जाने के बाद 2 पाई का एंगल बनेगा, मालूम है ना। अगर आपको इसी डायग्राम को यहां हम लिख दे ऐसे और बोल दे कि देखो ये ऐसे ऐसे जा रहा है ट्रेवलिंग करते हुए, तो आप बोलेंगे ना कि दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। आप ये भी बोलेंगे कि दो ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस को भी क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब भी होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 क्रेस्ट और 2 ट्रफ। तो देखो, ये जो है ना, एक क्रेस्ट है, इसके बाद एक दूसरा यहां से स्टार्ट होगा। चलो, अगर हम इसको नहीं बनाए, बस एक अप एक डाउन, एक क्रेस्ट एक ट्रफ बनाए, तो ये लेमडा हुआ ना, मतलब ये डिस्टेंस तो लेमडा है बिल्कुल। अब दूसरा क्रेस्ट तो यहां से स्टार्ट होगा, उसके बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ लेमडा। ये जो वेवलेंथ लेमडा है, ये पाथ डिफरेंस है। वो क्या है? पाथ डिफरेंस, मतलब चलने का रास्ता में क्या डिफरेंस। और जो एंगल का चेंज है वो फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में देखो क्या अंतर है, क्या रिलेशन है। एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूज होगा। देखो क्या बता रहे हैं, यहां ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि पाथ डिफरेंस, if path difference is lambda, then phase difference is equal to 2 pi। अगर पाथ डिफरेंस लेमडा हो, अगर पाथ डिफरेंस लेमडा हो तो फेज डिफरेंस क्या होगा, 2 पाई। अगर पाथ डिफरेंस लेमडा हो तो फेज डिफरेंस कितने का होगा, 2 पाई। अब यहां बोल दे कि अगर मान लो if path difference is 1 हो, then फेज डिफरेंस क्या होगा बताना। देन फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा, हो जाएगा ना। अब अगर बता दे कि इफ पाथ डिफरेंस इज x या पाथ डिफरेंस इज डेल्टा x, देन फेज डिफरेंस क्या होगा, वो होगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा x। समझो बात। तो बता दे आपको कि फेज डिफरेंस का क्या फॉर्मूला हुआ, फेज डिफरेंस बराबर हो गया 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू क्या हो गया, पाथ डिफरेंस। ये बात हुआ, आ रही बात समझ में। या फिर यहां से पाथ डिफरेंस बराबर क्या हो गया बताना, यहां से पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। यहां पे पाथ डिफरेंस अगर निकालना चाहे डेल्टा एक्स तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। अब ये फेज डिफरेंस के साथ लेमडा होगा,
और 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो फिर क्या हो जाएगा बताओ, यहां से उल्टा कर लो, फेज डिफरेंस इनटू लेमडा, यानी कि क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस इनटू लेमडा बराबर 2 पाई इंटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस बराबर क्या होगा, लेमडा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, ये हो जाएगा। तो देखो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच का ही रिलेशन है, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो फिर से एक बार समझ लो कि पाथ डिफरेंस क्या होता है और फेज डिफरेंस क्या होता है। देखिए जब एक वेव ट्रेवलिंग करेगा, यहाँ 0 से 2 पाई का एंगल बनेगा, ध्यान देना, तो एक वेवलेंथ होगा लेमडा, क्या होगा वेवलेंथ लेमडा। अब यहां से यहाँ वेवलेंथ लेमडा है और यहाँ आने के बाद एंगल कितना बन रहा है 2 पाई का। तो वही बात करें, अगर पाथ डिफरेंस लेमडा है तो फेज डिफरेंस कितने का है 2 पाई, अगर पाथ डिफरेंस 1 है तो फेज डिफरेंस कितने का है 2 पाई बाई लेमडा। ऐसे 1 लिखने का नहीं, डायरेक्ट हम x लिखते हैं, फिर भी चलो अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा x है तो फेज डिफरेंस क्या हुआ 2 पाई बाई लेमडा इनटू डेल्टा x। तो बाबू फेज डिफरेंस बराबर क्या मिला फॉर्मूला 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस बराबर क्या मिला लेमडा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, ठीक है ना। मतलब वेव ऑप्टिक्स में मिला ना फॉर्मूला, अभी एक धीरे धीरे मिलेगा। हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में फिर से बता दें कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में अभी हम लोग क्या पढ़े, हम लोग यही पढ़े कि जो लाइट का इंटरफेरेंस होगा तो लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली नहीं होगा, किसी पॉइंट पर लाइट का इंटेंसिटी मिनिमम होगा, किसी पॉइंट पर लाइट का इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो उसको बताने के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लिखो इसको फिर करवाते हैं। लिखो हाँ देखो जी यहां पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देखिए ये क्या होता है, ठीक है। शॉर्ट में इसको YDAC कहते हैं, YDAC एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया तो फिर आप इस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में जो भी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन या जो कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर कर पाएंगे। देखो तो यंग्स ने क्या एक्सपेरिमेंट किया आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो ये दो स्लिट बना रहे, स्लिट, स्लिट का मतलब समझ गया क्या होता है, स्लिट का मतलब समझ गया ना, गैप को स्लिट का, तो ये S1 और यहाँ S2, ये दो स्लिट, ये दो स्लिट है, ठीक है, एक स्लिट S1 और एक S2, ठीक है। और ये एक सोर्स है, यस ये है यहाँ एक ये सोर्स ये है ना, और ये स्लिट है, ये स्लिट है ऐसे, ठीक है। और यहां एक स्क्रीन को रख दिए, स्क्रीन, ये स्क्रीन रख दिए, जिंक सल्फेट का स्क्रीन रखे ताकि वहां से उस पर समझ में आए। अब ध्यान देना, तो ये मान लो कोई पेरेंट सोर्स है जहां से लाइट निकल रहा, कुछ भी पेरेंट सोर्स है। सबसे पहले यंग्स ने सनलाइट लिया, तो सनलाइट का एक्सपेरिमेंट किया। बाद में उसने मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक माने सिंगल लाइट, जैसे कोई रेड ऑरेंज येलो इस तरह का लाइट, पहले उसने सनलाइट लिया था, बाद में उस एक्सपेरिमेंट को और अच्छे से करने के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया। अब मान लीजिए एक सिंगल पेरेंट सोर्स है, यहां से जो लाइट निकल रहा है ये सिंगल पेरेंट सोर्स है, ये जो S है, यहां से लाइट ट्रफ क्रेस्ट के फॉर्म में जा रहा है, देखिए ट्रफ क्रेस्ट के फॉर्म में जा रहा है, ध्यान देना, ये ट्रफ क्रेस्ट के फॉर्म में। आपको पहले से मालूम है क्या कि जो सॉलिड लाइन है ये क्रेस्ट होता है, ये ट्रफ होता है, ये जो सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन, ये सॉलिड लाइन को क्रेस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो डॉटेड लाइन है इस डॉटेड लाइन को हम लोग ट्रफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपको पूरी तरह से पता, ध्यान देना। अब यहां से लाइट क्रेस्ट ट्रफ के फॉर्म में आगे बढ़ रहा, ध्यान देना। जब ये लाइट दोनों स्लिट पे जाएगा, स्लिट क्या है, ये यंग्स का डबल स्लिट यानी दो गैप है। अब इस गैप से जो लाइट निकलेगा, आपको पता है कि उस लाइट का फ्रीक्वेंसी सेम होगा, वेवलेंथ सेम होगा, फेज सेम होगा, या फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। मतलब
कहने का मतलब है कि S1 एंड S2 आर एक्ट एज ए कोहेरेंट सोर्स। कैसा काम करेगा? कोहेरेंट सोर्स। अब जो कोहेरेंट सोर्स से लाइट निकलेगा ना S1 S2 से, उसका सुपर पोजिशन होगा, क्योंकि आपका डिफिनेशन में ही था कि द फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस। तो S1 एंड S2, here S1 एंड S2 आर द कोहेरेंट सोर्सेस। S1 और S2 कोहेरेंट सोर्स है, और बता दें कि दोनों कोहेरेंट सोर्स के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल डी ही लिखेंगे पूरे चैप्टर में। पूरे चैप्टर में जो भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलेगा ये नहीं चेंज होने वाला। देखो दो बात नहीं चेंज होने वाला, सुन लो, बाकी एक्स वाई चेंज कर सकते हैं। यहां दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी, और ये स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी, ये नहीं बदल सकता। ये सब में एक ही रहेगा सेम जो भी बताएं, और अभी पोजीशन एक्स वाई हम बदल सकते हैं। यानी कि स्मॉल डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, और कैपिटल डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन। अब देखो क्या होगा, जो गैप से लाइट निकलेगा यहां पर, यहां से जो लाइट निकलेगा, यानी कि वो कोहेरेंट सोर्स से जो लाइट, उसका सुपरपोजिशन। अब सुपरपोजिशन टू टाइप्स का होता है। कैसा कैसा? एक कंस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव होता है ना। एक कंस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है? क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट जाएगा या ट्रफ के ऊपर ट्रफ जाएगा, तो सुपरपोजिशन क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव। और उस समय में इंटेंसिटी ज्यादा होगा। तो देखो क्या होगा, अभी मान लो क्रेस्ट पर क्रेस्ट गया, क्रेस्ट पर क्रेस्ट गया, या ट्रफ पर ट्रफ गया, ऐसे। मतलब ये हम जो क्रॉस करके साइन दिखा रही है, हम सुपरपोजिशन को दिखा रहे हैं। हम बोल रहे हैं लाइट का सुपरपोजिशन हुआ एयर में। तो एयर में लाइट का सुपरपोजिशन हो गया, मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर या ट्रफ ट्रफ के ऊपर गया, और इस तरह से लाइट का सुपरपोजिशन हुआ। अब अगर ऐसा होता है कि क्रेस्ट क्रेस्ट पर जाएगा, ट्रफ ट्रफ पर जाएगा, इस केस में लाइट का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। मतलब अगर सबको एक पॉइंट करके हम मिला दें तो स्क्रीन पर एक ब्राइटनेस बन जाएगा, एक ब्राइट बैंड बनेगा। इसको बोलेंगे B1 ब्राइटनेस, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम्स मैक्सिमम। और इस तरीके के सुपरपोजिशन को कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कहेंगे, और इस तरह के इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। मतलब बगल में दिखा देंगे यहाँ डायग्राम की, देखो भाई इस तरह का सुपरपोजिशन हुआ, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे ऐसे, ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। यानी कंस्ट्रक्टिव का मतलब हुआ क्रेस्ट क्रेस्ट पर जाना, ट्रफ ट्रफ पर जाना। और अगर उल्टा हुआ, देखो कि एक क्रेस्ट पर दूसरा ट्रफ चला गया, या एक ट्रफ पर दूसरा क्रेस्ट चला गया, या एक क्रेस्ट पर दूसरा ट्रफ चला गया, तो क्या होगा? लाइट का इंटेंसिटी वहां घट जाएगा, और वो बन जाएगा, वहां लाइट का इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगा, वहां डार्कनेस होगा, वहां बोलेगा डार्क बैंड। एक वर्ड यूज होगा बड़ा फेमस यहाँ पे, डार्क बैंड। एक वर्ड यूज होगा ब्राइट बैंड। यहाँ ब्राइटनेस, यहाँ डार्कनेस, मतलब यहाँ क्या होगा? इस तरीके से देखो, ये बन जाएगा डार्क बैंड, ऐसे डार्कनेस हो जाएगा वहां पे, और ये हो जाएगा ब्राइट बैंड, यानी ब्राइटनेस हो जाएगा वहां पे। एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, इस तरह से बैंड बनते हुए जाएगा। यानी कि यहाँ लाइट का इंटेंसिटी मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम है। एकदम जो स्लिट का अगर बीच में कोई जगह दे दे, खाली जगह दे दे, और एकदम गैप से जो एकदम स्ट्रेट लाइन में जो लाइट जाएगा, उसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलेंगे। यानी वो सेंट्रल मैक्सिमा होगा, और वहां पर ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव बनेगा। सेंट्रल मैक्सिमा पे कंस्ट्रक्टिव बनेगा, वहां लाइट का इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम होगा। अगर इन दोनों स्लिट के बीच में कोई स्ट्रेट लाइन का गैप मान ले तो, ठीक है, उसको ओ बोलेंगे। वो सेंट्रल मैक्सिमम होगा, वहां लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा? सबसे मैक्सिमम। उसी तरह से अगर फिर मान लो क्या हुआ, फिर यहां से क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर गया, क्रेस्ट क्रेस्ट के ऊपर गया, ट्रफ ट्रफ के ऊपर गया, फिर से ब्राइटनेस बना B2। लाइट का इंटेंसिटी फिर से हो गया मैक्सिमम, यानी फिर से यहाँ एक ब्राइट बैंड बन गया, इसको बोल देंगे ब्राइटनेस हो गया यहाँ पे। अरे बात समझ लो, फिर से लाइट का इंटेंसिटी हो गया मैक्सिमम। फिर वैसा होगा कि एक क्रेस्ट पर एक ट्रफ जाएगा, एक क्रेस्ट पर एक ट्रफ जाएगा, एक ट्रफ पर एक क्रेस्ट जाएगा, तो लाइट का इंटेंसिटी हो जाएगा मिनिमम। इस तरह से ये बात हो जाएगा। तो बाबू अल्टरनेट ब्राइट डार्क बैंड बनेगा। अल्टरनेट ब्राइट डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, ऐसे बनेगा।
and this is called the interference of light, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एक्सपेरिमेंट इज डन बाय थॉमस यंग्स इन 1801 to 1802. अरे बात समझ में. यंग्स फर्स्ट यूजेज सनलाइट एंड आफ्टर he uses monochromatic source, single source of light, either red light, yellow light, green light. monochromatic means single light, ठीक है ना. और polychromatic मतलब पूरा उसका क्या बोलते हैं, हाँ जो व्हाइट लाइट है वो कॉम्बिनेशन. तो पहले व्हाइट लाइट को लिया था, फिर उसने सिंगल लाइट को लिया. तो देखो क्या बता रहे हैं कि अल्टरनेट ब्राइट डार्क बैंड बना है, एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, यानी कि लाइट एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है. लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉट यूनिफॉर्म, एकदम नहीं है. तो क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पे, अगर हम शॉर्ट में पूरा एक्सपेरिमेंट को लिखें, पूरा शॉर्ट में, पूरा लिखवाएंगे नहीं एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में लिखे तो देखो क्या होगा. अगर ऐसा होता है कि क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट हो या फिर यहां पर ट्रफ प्लस ट्रफ हो, तो इसका मतलब है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम्स मैक्सिमम. लाइट का इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा और इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा, वहां पे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा. और इस तरह के इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाएगा. इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाएगा. अगर ये घटना होता है तो इसको आप ऑन लैंग्वेज में लिख सकते हैं अपनी तरह से पूरा. फिर देखो अगर इसका उल्टा हो, क्या हो देखो, अगर ऐसा हो कि क्रेस्ट पर ट्रफ जाए, क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ जाए या ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट जाए, इस तरह का कहानी हो, तो क्या होगा देखो, तब होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ध्यान देना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम्स मैक्सिमम, तो मिनिमम सॉरी, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम. और इस केस में क्या होगा बोलो, इसका पार्ट कुछ इधर लिख रहे हैं. इस केस में क्या होगा जब मिनिमम होगा तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन टेक्स प्लेस, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन टेक्स प्लेस, यानी डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा. आ रही बात समझ में, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा. और इस तरह के इंटरफेरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह के इंटरफेरेंस को हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे. बोलो बात समझ में कुछ आ रहा है ना. तो आज इसी एक्सपेरिमेंट का है ना कि आज हम लोग कहीं पे लाइट बढ़ा देते हैं, कहीं पे लाइट घटा देते हैं, इस तरह का स्क्रीन पे, ठीक है, ये बात होता. अभी इसमें कुछ स्पेशल केस भी है, कुछ इसमें स्पेशल केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये नोट करने के बाद, ठीक है, इसको लिखा जाए फिर बात करते हैं. लेकिन स्पेशल केसेस में कुछ लाइन बोल रहे हैं, लिखते चलना. लिखो स्पेशल केसेस, पहला नंबर लिखिए स्पेशल केसेस में. या स्पेशल केसेस के बगल में लिख लो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, लिखो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन. क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन. नंबर 1 लिखिए. नंबर 1, इफ वन ऑफ द टू स्लिट इज क्लोज्ड. नंबर 1 में if one of the two slits is closed, if one of the two slits is closed, ठीक है, अगर इन दोनों स्लिट में एक स्लिट को बंद कर दिया जाए तो क्या होगा. अगर दोनों स्लिट में एक को बंद कर दे, पूछता है क्वेश्चन, अगर दोनों स्लिट में एक स्लिट को क्लोज करते तो क्या होगा. लिखो डैश दे करके, देखो देखो द इंटरफेरेंस पैटर्न, लिखे डैश दे करके, द इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपियर, the interference pattern disappear.
disappear, full stop लिखिए. This so that SHOW, this so that two coherent sources are required. Two coherent sources are required. Two coherent sources are required to produce interference pattern. Required to produce interference pattern. Interference pattern. नंबर 2 लिखो. नंबर 2 लिखो. पहला समझ गया क्या मतलब हुआ? पहला क्वेश्चन ये था कि अगर एक स्लिट को बंद कर दें तो क्या होगा. एक स्लिट को बंद कर देंगे तो इंटरफेरेंस डिसअपियर हो जाएगा. इसका मतलब है कि दो कोहेरेंट सोर्स का जरूरत है इंटरफेरेंस पैटर्न को बनाने के लिए. दूसरा लिखो. इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड, नंबर 2 में बोल रहे हैं. इफ व्हाइट लाइट इज यूज्ड, if white light is used as a parent source, if white light is used as a parent source, white light is used as a parent source, लिखो डैश देकर. मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर व्हाइट लाइट का यूज करेंगे तो क्या होगा. तो यंग्स ने सबसे पहले व्हाइट लाइट का ही यूज किया था, बाद में उसने व्हाइट लाइट के बदले सिंगल लाइट का यूज किया. ठीक है ना. तो लिखे डैश देकर के. If white light is used, if white light is used, white light is used, white light is used, the fringage, FRINGES, the fringage can be, the fringage can be colored and colored, fringage can be colored and of unequal width, unequal width, unequal width. ये फ्रिंगेज का मतलब वो जो बैंड बन रहा है ना उसको फ्रिंगेज भी बोलते हैं. ये जो ब्राइट बैंड डार्क बैंड बन रहा है ना अल्टरनेट, इसको ब्राइट फ्रिंगेज डार्क फ्रिंगेज भी बोलते हैं. समझ गया बात को. और ये अनइक्वल विड्थ का होगा. ये फ्रिंगेज किसका होगा? अनइक्वल विड्थ का. कब? जब व्हाइट लाइट यूज करेंगे, है ना. तीसरा पॉइंट लिखो. तीसरा पॉइंट लिखो. लिखो. इफ टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर यूज्ड, if two independent sources are used, two independent sources are used instead of coherent source, instead of coherent source, instead, instead of coherent source. अगर कोहेरेंट सोर्स के बदले दो इंडिपेंडेंट सोर्स करें, मान लो S1 S2 बोले, कोहेरेंट सोर्स नहीं करके तो अलग अलग सोर्स ले रहे, एक सोर्स अलग हो एक सोर्स अलग हो, अलग अलग टाइप का सोर्स ले रहे, कोहेरेंट सोर्स नहीं, तो क्या होगा. लिखो डैश दे करके. देखो लिखो. इफ टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर यूज्ड, two independent sources are used the interference pattern is not permanent. Interference pattern is not permanent and position of bright and dark fringage, position of bright and dark fringage do not remain fixed,
do not remain fixed and our eye cannot detect interference pattern, मतलब इस केस में हमारा आंख क्या करेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्या बनेगा इसमें, अगर अलग अलग सोर्स ले ले तो जो पोजीशन है ब्राइट और डार्क बैंड का वो फिक्स नहीं रहेगा स्क्रीन के ऊपर में, मतलब बार बार बदलते रहेगा, तो हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए दो इंडिपेंडेंट सोर्स का यूज नहीं कर सकते हम। सुनो, इंडिपेंडेंट सोर्स मतलब अलग अलग, एक तो बल्ब यहां लगा दे, एक तो यहां लगा दे, इंडिपेंडेंट सोर्स वो यूज नहीं कर सकते हैं। एक स्लिट का भी यूज नहीं कर सकते हैं, व्हाइट लाइट का भी यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न व्हाइट लाइट का करेंगे तो क्या होगा, बनेगा, लेकिन क्या बोले, कलर्ड, क्या बोले थे, ज्यादातर कलर्ड, और किस तरह का फ्रिंगेज बनेगा, देखिए अनइक्वल विड्थ का, है ना। तो इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए दो कोहेरेंट सोर्स का ही जरूरत है। इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए टू कोहेरेंट सोर्स का ही जरूरत है ना। टू कोहेरेंट सोर्स से ही काम चलेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखे hence two coherent sources are required to produce interference pattern, ठीक है, प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। तो आप यंग्स का एक्सपेरिमेंट समझ गए बढ़िया से क्या होता है, समझ गए ना, यंग्स का एक्सपेरिमेंट समझ गए। देखो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल कहां से दिमाग में बात आया था सबसे पहले, जैसे होता क्या है ना कि पहाड़ों का जो किनारा है, कॉर्नर है, वहां से लाइट आने के बाद कोहेरेंट सोर्स बन जाता, वो जो कॉर्नर होते हैं चट्टानों का जो कॉर्नर होता है कोहेरेंट सोर्स बन जाता और लाइट का सुपरपोजिशन हो जाता, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है ना, कभी कभी कलर ज्यादा होता, तो क्या होता है, जो साइबेरियन पक्षी होते हैं, जो साइबेरिया में बर्फ ज्यादा होता है, वहां से एकदम व्हाइट जो पक्षी है वो ज्यादा आइस के कारण भारत में चला आता है या और कहीं चला आता है, इंडिया में कोई और जगह ऐसा चलाता है जहां बर्फ कम हो, जहां ठंड कम हो, बचने के लिए। अब वो आ गया तो किसी पहाड़ में, चट्टान में कहीं छुप गया करके, कहीं जगह पे बहुत लोग का ग्रुप आके रह गया और यहाँ पे सनलाइट हुआ तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बना, तो उस व्हाइट, एकदम व्हाइट साइबेरियन पक्षी का जो पंख है ना, वो जब यहाँ से 2 महीना बाद जाएगा साइबेरिया में तो पूरा कलरफुल पंख लेके जाएगा, अलग अलग कलर का हो जाएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण, ठीक है। उसका जो पंख है वो डिफरेंट कलर का हो जाएगा। अरे बात समझ में, तो ऐसा नेचर में भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है ना। ऐसा जो कॉर्नर, इनकी स्लिट्स क्या है, देखो स्लिट्स क्या है, स्लिट्स एक कॉर्नर नुकीला टाइप का होता, एकदम शार्प होता, वहां से जो लाइट होगा उसका इंटरफेरेंस, तो कहीं लाइट का इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, कहीं मिनिमम होगा, ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब आता व्हाइट और जाते समय रंगीन बन के जाता, समझ में आ रहा बात। तो उसको पता नहीं चलता ऐसा क्या हुआ, लेकिन वो पता चला इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हुआ, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण ऐसा घटना हुआ। देखिए अब यहां से आगे का कहानी देखिए, यंग्स का एक्सपेरिमेंट आप समझ गए अच्छे से। अब यहां से फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसमें क्या है कि अगर दो वेव्स का सुपरपोजिशन होता है, सुनो क्या क्या यहां से क्वेश्चन पढ़ना कि अगर दो वेव्स का सुपरपोजिशन होता है तो आप बताइए दोनों वेव्स के सुपरपोजिशन होने से उसका एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, उसका इंटेंसिटी क्या होगा। और ये जो बार बार बात कर रहे हैं कि इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी मिनिमम होगा, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा, मिनिमम इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा, कहां पर लाइट का इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, कहां पर मिनिमम होगा, ये कौन सा मैथमेटिक्स फॉर्मूला फॉलो करेगा। यहां से दो लॉन्ग क्वेश्चन है जो पूरी तरह से मैथमेटिकल है, समझ में आ रहा बात। मतलब वेव ऑप्टिक्स में अभी तक हम लोग थ्योरी का पोर्शन करते जा रहे थे, बहुत लोग को लगता है कि थ्योरी का पोर्शन क्यों करना, अगर नहीं करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और मैथमेटिकल वाला आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको बहुत जरूरी है करना वो।
तो अभी तक वेव ऑप्टिक्स में थ्योरी का बात चल रहा था पूरा यहां तक। अब यहां से 2 लॉन्ग क्वेश्चन मिलने वाला और मैथमेटिकल होने वाला। समझ में आ रहा है बात? तो स्टार्ट कर देते हैं, हालांकि उसमें टाइम लगेगा पूरा, फिर भी देखिए, है ना। तो हेडिंग लिख लो इसका, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस लिखो। हेडिंग लिख लो इसका, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, और फिर बगल में क्वेश्चन लिखो, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, और यहां पर फिर बगल में क्वेश्चन लिखो, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर expression for resultant intensity, derive expression for resultant and intensity, derive expression for resultant intensity of two waves on the basis of Young's double slit experiment. Young's double slit experiment. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालना दो वेव्स का। आ रही बात समझ में? और साथ में क्या है कि, है ना, फाइंड कंडीशन फॉर constructive and destructive interference. Find condition for कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंडीशन फाइंड करना। ये सब पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला मिलने वाला आपको, ठीक है। ये पूरी तरह से मैथमेटिकल फॉर्मूला यहां से मिलने वाला। ठीक है, आंसर में ये बात होगा कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है एस, यहां से निकल रहा टू लाइट्स ऑफ वेव्स निकल रहा, जिसका वेवलेंथ लेमडा मान लेते हैं। यहां से कुछ दूरी पर दो छोटा छोटा ऐसे बना देंगे हम सिंगल स्लीट, S1 और S2। ध्यान देना, ये S1 S2 दो स्लीट्स है, और S1 S2 स्लीट्स के बीच का डिस्टेंस d है, ठीक है, जरूरत पड़ेगा लिखेंगे। और यहाँ स्क्रीन है, कहीं पर स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल D, ठीक है ना। या इसको इतना डायग्राम का जरूरत नहीं, देखो सिंपल इसका डायग्राम ऐसे बनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, देखिए, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है और ये दो गैप है यहीं पे बगल में बनाते S1 और S2, ये S1 और S2, ये दोनों किसी पॉइंट पर, देखो ये कोई पॉइंट P है, यहां से जो लाइट निकल रहा है ना, ऐसे देखो, ये इस फॉर्म में जाकर के मिल रहा, ऐसे दोनों किसी पॉइंट P पर मिल रहा। और देखो ऐसे जा रहा वेव के फॉर्म में, ये वेव के फॉर्म में जा रहा है, ये वेव के फॉर्म में जा रहा, क्रेस्ट्रफ बनाते हुए जा रहा और इस पॉइंट पे मिल रहा। अब इन दोनों पॉइंट को, दोनों वेव को P पॉइंट पर मिलने से या तो वहां कंस्ट्रक्टिव हो सकता है या क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव। मतलब देखो जो डायग्राम बनेगा ना, उसी यंग्स का डायग्राम के इर्द गिर्द ही सारा डायग्राम रहेगा। यानी कि अब जो बात पढ़ना है, जो भी डिस्कशन करना हमको, जो भी फॉर्मूला आना है, जो भी न्यूमेरिकल्स बनाना है, सब बिना यंग्स के एक्सपेरिमेंट का पॉसिबल ही नहीं है, जो अभी आप पढ़े
उसके बिना नहीं पॉसिबल। अगर कोई वो सोचे थ्योरी हम नहीं समझे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला बनाए, उस समझ में नहीं आएगा क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा। अब देखो आपको ये समझना, हाँ सर इसके बीच का डिस्टेंस देना तो आप छोटा डी दे दीजिए। ये दोनों वेव्स के सुपरपोजिशन से किसी पॉइंट पे मिल रहा, पी पर, या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, कुछ भी होगा। आ रही बात समझ में? हम ऐसे बोल सकते हैं कि कंसीडर ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, S emitting waves of wavelength lambda। फिर क्या बोल रहे हैं, let S1 and S2 be the two coherent sources, S1 and S2 be the two coherent sources, या two slits लिख देते हैं, S1 and S2 be the two slits, S1 and S2